नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से B.Ed के छात्र हैं और समकालीन भारत और शिक्षा विषय फ्री क्रैश कोर्स करना चाहते हैं, तो आप सही जगह पर आए हैं। आज हम शुरुआत करेंगे यूनिट द्वितीय से। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था कैसे विकसित हुई? शिक्षा नीतियाँ और आयोग हमारे देश के भविष्य को कैसे आकार देते हैं? इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐतिहासिक सफर पर, जहां हम भारत में शिक्षा आयोगों और नीतियों की समीक्षा करेंगे। औपनिवेशिक शासन से लेकर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 तक हम जानेंगे कि इन आयोगों की सिफारिशें भारत की शिक्षा प्रणाली को किस तरह प्रभावित करती हैं। तो आइए इस ज्ञानवर्धक यात्रा का हिस्सा बने। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट करें। पाठ्यक्रम: समकालीन भारत और शिक्षा। पाठ्यक्रम सामग्री: यूनिट द्वितीय, भारत में शिक्षा आयोगों और नीतियों की समीक्षा। भारत में कई शिक्षा आयोग और नीतियां बनी हैं, जिनका उद्देश्य शिक्षा प्रणाली में सुधार लाना और इसे अधिक सुलभ और प्रभावी बनाना है। यहाँ एक संक्षिप्त समीक्षा दी गई है। भारत में प्रमुख शिक्षा आयोग: विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 194849, डॉक्टर एस राधाकृष्णन के नेतृत्व में इसने उच्च शिक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया। माध्यमिक शिक्षा आयोग 195253, माध्यमिक शिक्षा में सुधार की सिफारिश की। कोठारी आयोग 196466, सबसे प्रभावशाली आयोगों में से एक, इसने 10+2+3 शिक्षा संरचना का प्रस्ताव रखा और विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर जोर दिया। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005, अनुसंधान, नवाचार और ज्ञान प्रसार में सुधार लाने पर केंद्रित। प्रमुख शिक्षा नीतियाँ: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, पहली प्रमुख नीति, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा और क्षेत्रीय भाषाओं पर जोर दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986-1992 में संशोधित, समावेशी शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और शिक्षक विकास पर केंद्रित। शिक्षा का अधिकार RTI अधिनियम 2009, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020, लचीली शिक्षा, बहुविषयक शिक्षा और कौशल आधारित प्रशिक्षण की शुरुआत की गई। इन आयोगों और नीतियों ने भारत की शिक्षा प्रणाली को आकार दिया है तथा पहुंच, गुणवत्ता और समानता जैसी चुनौतियों का समाधान किया है। औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं: औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में शिक्षा में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जो मुख्य रूप से ब्रिटिश नीतियों के कारण हुए। यहाँ कुछ सबसे प्रमुख विशेषताएं दी गई हैं। अभिजात्य एवं सीमित पहुंच: शिक्षा मुख्यतः उच्च वर्गों तक ही सीमित थी तथा ब्रिटिश स्थापित संस्थान जनसंख्या के एक छोटे से हिस्से को ही शिक्षा प्रदान करते थे। पश्चिमी शिक्षा पर जोर: अंग्रेजों ने पारंपरिक भारतीय ज्ञान प्रणालियों को दरकिनार करते हुए अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान पर केंद्रित एक प्रणाली शुरू की। सीमित स्थानीय शिक्षा: अंग्रेजी को प्राथमिकता दी गई, जिससे शिक्षित अभिजात वर्ग और अंग्रेजी भाषा की शिक्षा तक पहुंच से वंचित बहुसंख्यक वर्ग के बीच विभाजन पैदा हो गया। मिशनरी और निजी संस्थानों की भूमिका: मिशनरी स्कूलों ने पश्चिमी शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अक्सर शिक्षा के साथ साथ धार्मिक रूपांतरण को भी बढ़ावा दिया। स्वदेशी शिक्षा प्रणालियों की उपेक्षा: गुरुकुल और मद्रसा जैसे पारंपरिक शिक्षण केंद्रों को हाशिए पर डाल दिया गया, जिससे स्वदेशी ज्ञान का क्षरण हुआ। स्तरीकरण और सामाजिक विभाजन: शिक्षा प्रणाली ने सामाजिक विभाजन को मजबूत किया, जिससे उच्च जातियों को लाभ हुआ जबकि हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए अवसर सीमित हो गए। ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली को व्यापक शिक्षा को बढ़ावा देने के बजाय औपनिवेशिक हितों की सेवा के लिए डिजाइन किया गया था। इसने भारतीयों का एक ऐसा वर्ग तैयार किया जो ब्रिटिश संस्कृति और प्रशासन से परिचित था, जिससे औपनिवेशिक शासन को सुविधा मिली। निम्नलिखित आयोगों की सिफारिशों का आलोचनात्मक मूल्यांकन। इन आयोगों और नीतियों द्वारा की गई सिफारिशों का संक्षिप्त परिचय और आलोचनात्मक मूल्यांकन यहाँ दिया गया है। 1. माध्यमिक शिक्षा आयोग 195253, मुदालियर आयोग के नाम से भी जाना जाने वाला यह आयोग भारत में माध्यमिक शिक्षा में सुधार लाने के उद्देश्य से बनाया गया था। इसने निम्नलिखित सिफारिशें की: व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ विविध पाठ्यक्रम, बेहतर शिक्षक शिक्षा एवं बहुउद्देशीय स्कूल, रटने की बजाय विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। सूक्ष्म समीक्षा: यद्यपि इसने व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत की, परंतु इसका कार्यान्वयन कमजोर रहा। नेतृत्व और नागरिकता पर ध्यान देना सराहनीय था, लेकिन व्यावहारिक क्रियान्वयन का अभाव था। परीक्षा प्रणाली में सुधार का सुझाव दिया गया, लेकिन उसे पूरी तरह लागू नहीं किया गया। 2. भारतीय शिक्षा आयोग 196466,
DS कोठारी की अध्यक्षता में इस आयोग ने एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का प्रस्ताव रखा और इस पर जोर दिया। सामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षा एक उपकरण है। प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, उच्च शिक्षा और अनुसंधान को मजबूत करना। सूक्ष्म समीक्षा। दृष्टिकोण प्रगतिशील था, लेकिन कार्यान्वयन में वित्तीय और बुनियादी ढांचे संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करना लाभकारी था, लेकिन इसमें हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए समावेशिता का अभाव था। समान स्कूल प्रणाली की सिफारिश को पूरी तरह से नहीं अपनाया गया। 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। इस नीति का उद्देश्य शिक्षा का आधुनिकीकरण करना था और इसमें निम्नलिखित बातें शामिल की गईं। 10+2+3 संरचना, व्यावसायीकरण और वयस्क शिक्षा पर जोर। वंचित समूहों के लिए शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सूक्ष्म समीक्षा। नीति महत्वाकांक्षी थी, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण इसके क्रियान्वयन में चुनौतियां आईं। व्यावसायिक शिक्षा के पहलू को व्यापक स्वीकृति नहीं मिली। समानता पर ध्यान देना सराहनीय था, लेकिन इससे क्षेत्रीय असमानताओं का पूरी तरह समाधान नहीं हो पाया। 4 राममूर्ति शिक्षा आयोग 1990। इस आयोग ने 1986 की नीति की समीक्षा की और सुझाव दिया। उच्च शिक्षा का विकेंद्रीकरण, स्नातकोत्तर शिक्षा और अनुसंधान पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। गुणवत्ता में सुधार के लिए शिक्षकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण। सूक्ष्म समीक्षा। विकेंद्रीकरण का प्रस्ताव महत्वपूर्ण था, लेकिन उसे केंद्रीय प्राधिकारियों से प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। स्नातकोत्तर शिक्षा पर जोर देना लाभकारी था, लेकिन इससे प्राथमिक शिक्षा की चुनौतियों का समाधान नहीं हुआ। सिफारिशें प्रगतिशील थीं, लेकिन उनमें मजबूत कार्यान्वयन तंत्र का अभाव था। 5 कार्ययोजना 1992। 1986 की नीति का अनुवर्ती था, जिसका उद्देश्य इसकी सिफारिशों को प्रभावी ढंग से लागू करना था। इसमें निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित किया गया। सार्वभौमिक नामांकन और प्रतिधारण, लिंग और साक्षरता असमानताओं को संबोधित करना, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को सुदृढ़ बनाना। सूक्ष्म समीक्षा। योजना अच्छी तरह से संरचित थी, लेकिन वित्तीय और प्रशासनिक बाधाओं का सामना करना पड़ा। साक्षरता और स्कूल छोड़ने की दर संबंधी चिंताओं पर ध्यान दिया गया, लेकिन उनका पूरी तरह समाधान नहीं हुआ। अल्पसंख्यक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना एक कदम आगे था, लेकिन इसका व्यापक प्रभाव नहीं हुआ। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, आवश्यकताएं और उद्देश्य। रूपरेखा NCF 2005 को भारत में शैक्षिक प्रथाओं का मार्गदर्शन करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT द्वारा विकसित किया गया था। इसका उद्देश्य रटने की प्रथा से हटकर सीखने को अधिक बाल केंद्रित और समग्र बनाना था। NCF 2005 की आवश्यकताएं। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली बनाना जो संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप हो। सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। शिक्षा को अधिक आकर्षक बनाकर सीखने के बोझ को कम करना। पाठ्यक्रम में धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देना। NCF 2005 के उद्देश्य। सार्थक शिक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए पाठ्यक्रम का बोझ कम करना। समावेशिता सुनिश्चित करना ताकि प्रत्येक बच्चे को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा तक पहुंच प्राप्त हो सके। रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करना। समग्र शिक्षण परिणामों में सुधार के लिए राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाना। NCF 2005 ने भारत में आधुनिक शिक्षा नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमने इस वीडियो में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के अनुसार सिलेबस के हर एक टॉपिक को कवर किया है और वीडियो भी काफी छोटा बनाने की कोशिश की है, ताकि आप एग्जाम का रिवीजन कर सकें। आप एग्जाम में ऊपर बताए गए हर टॉपिक को अपने अनुसार बढ़ा चढ़ा कर लिख सकते हैं और अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं इस वीडियो की अगली कड़ी में, तब तक के लिए नमस्कार।